और चलिए, मंत्री जोगाराम ने यही कहा कि ये जो बजट है वो आने वाले समय में सभी के लिए अच्छा साबित होगा, लाभदायक साबित होगा। हमारे साथ जो लगातार गेस्ट बने हुए हैं, पंकज जोशी बीजेपी नेता, प्रतीक सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे, खुशबू, इससे पहले आप चर्चा कर रही थी तो मैं चाहूंगी कि शुरुआत करते देखिए, क्योंकि प्रतीक जी से मुझे रिएक्शन लेना था। प्रतीक जी जवाब देना चाह रहे थे, काफी परेशान नजर आ रहे थे। प्रतीक जी, उम्मीद करती हूँ कॉपी आपको मिल गई होगी, जिस तरह से बता रहे थे पंकज जोशी जी। जाहिर तौर पर देखिए कि मेरे जब सहयोगी दामोदर भी जब लोगों से बातचीत करें, व्यापारियों से बातचीत करें, तो उनको लग रहा है कि उम्मीद है कि ये विजन है, क्योंकि अंतरिम बजट है, ये विजन है। जब पूर्ण बजट आएगा तो उनके लिए कुछ ना कुछ होगा उसमें और उनसे बातचीत की जाएगी। प्रतीक जी। खुशबू जी, अभी बात चल रही थी फिस्कल डेफिसिट की। आरबीआई की रिपोर्ट मैंने निकाली है। अभी इस आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि 2013-14 के अंदर फिस्कल डेफिसिट था 4.62% और 2014-15 के अंदर फिस्कल डेफिसिट था 4.13%। और ये पीआईबी की, मेरे पास में एक और कॉपी पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है, फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए, ये दिखा रहा हूं मैं, 6.7% था 22-23 में। मतलब लगभग 2% फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। और आने वाले में भी अनुमान इन्होंने लगाया कि हम 5 से नीचे रखने की कोशिश करेंगे। और कानून एफसीआरए का ये कहता है कि 3% से नीचे फिस्कल डेफिसिट रखना है। तो आप बताइए कि ये बोल रहे हैं 11,11,111 करोड़ रुपए दे दिए साहब। फिस्कल डेफिसिट देखिए 17 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आपका 55 साल के अंदर देश के ऊपर कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए, और 10 साल के अंदर बढ़ा करके आपने उसको बढ़ा दिया 205 लाख करोड़ रुपए। तो आप ये देखिए कि इतना ज्यादा लोन ले लिया। आईएमएफ ने ये बोला है कि आप क्लियर कीजिए कि आप अपना लोन कैसे चुकाएंगे, और उन्होंने ये आशंका जताई है कि आपकी जीडीपी का 100% नहीं चला जाए कर्जा, क्योंकि 81% तो पहुंच चुका है। तो कौन सी वाहवाही लूट रहे, ना किसान को कोई राहत दे रहे। मैंने अभी आपके पहले वाले वक्तव्य में मैंने ये कहा था कि आप ये तो बताइए किसान के लिए क्या किया आपने, गरीब आदमी के लिए क्या किया आपने, युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया, उस पर बात नहीं कर रहे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अरे आपने किया क्या है? 7.5 लाख नौकरियां बांट कर दे करके 9 साल 10 साल के अंदर वाहवाही लूट रहे हैं। आप बताइए कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या किसानी के अंदर जो इक्विपमेंट यूज आते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता है क्या? क्या देश में जो दवाइयां मिलती हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है क्या? और ये टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे थे, मैं बता देता हूं, 2014 के अंदर स्टेट अपना टैक्स अलग से कलेक्ट करते थे और सेंटर अपना अलग से करते थे, और अब इसको इन्होंने जीएसटी में एक साथ ले लिया, इसलिए बोल रहे हैं टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। कौन सी बात हो रही है? लोन लिए जा रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, लोन ले लिए, पैसा जा कहां रहा है? वो जा रहा है जो इनके उद्योगपति मित्र है उनकी जेब में, क्योंकि 15 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है वो वेव ऑफ कर दिया जाता है। चलिए ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, अंतरिम बजट टैक्स पेयर्स के लिए हालांकि कोई खास इसमें आज रहा नहीं, कोई छूट नहीं, क्योंकि अंतरिम बजट है। ज्यादा उम्मीद भी करना बहुत ज्यादा बेईमानी होगी, क्योंकि देखिए अंतरिम बजट होता है और पूर्ण बजट से उम्मीद होती है, एक विजन होता है ये। तो कैसे देख रहे हैं आज इस बजट को? देखिए खुशबू जी, निश्चित तौर पर ये अंतरिम बजट है, और अंतरिम बजट होने के नाते ऐसा कोई टैक्स छूट नहीं दी है। बात सही है कि मेन बजट तो ये लाएंगे जुलाई में। तो प्रतीक जी बार बार कह रहे थे कि वित्तीय घाटा तो बढ़ा है, ये तो बात चिंता का विषय तो है। ये तो पंकज जी भी, सीए भी जानते हैं कि वित्तीय घाटा हमारा अगर बढ़ता है तो हम किस तरह से स्थितियां करेंगे। लेकिन हम कोविड के दौरान जिस तरह से स्थितियां हमारी थी, किस तरह से उभार करके हम देश को लाने में सफल हो पाए, ये अच्छी बात है। जी मैं आपके पास आऊंगी। पंकज जी, देखिए कि जाहिर तौर पर जो ये घाटे की बात आ रही है, वित्तीय घाटे की, तो चिंता की बात है ही। देखिए मैं फिर आपको दो चीज बताता हूँ। फिस्कल घाटा नहीं है, फिस्कल घाटा जो है कैपिटल जो इंट्रोड्यूस है, कैपिटल इंट्रोड्यूस के कारण जो आपका जो है उसके कारण से, क्योंकि आपने दोनों ही चीजें, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल दोनों इंक्लूजन है। इंक्लूजन में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है आप मुझे बताइए? 11,11,111 करोड़ रुपया जो इंटरेस्ट पे, ये किसका बजट है भाई? रेवेन्यू है या जो है कैपिटल है?
मुझे बताइए ना भाई। आज आप एक चीज बताइए, घर बनाते हैं और बाजार में जाकर खाना खा के आते हैं, दोनों में से कौन सा चीज ठीक है भाई? घर तो बनेगा तो बड़ा ही अमाउंट लगेगा ना आपका। मैं कह रहा हूं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं, दोनों चीज बताता हूं। मुझे बताइए कि आज जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बड़ी जो है, बड़ी कह रहे थे साहब जो है इतना लाख करोड़ का लोन हो गया, IMF लोन नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा है। मुझे बताइए 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसने तय करी है? हमने या विश्व ने, IMF ने? किसने तय करी है भाई 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था? कौन कर रहे थे ये व्यवस्था? या इनकी पार्टी तय करेगी कि हम लोग क्या पोजीशन है? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हमें, 4थे नंबर पे हम कैपिटल मार्केट में। मुझे बताइए कि FDI का इन्वेस्टमेंट कहां आता है? जहां पर डेवलपमेंट होता है वहां आता है, या जहां पर सबसे ज्यादा अफगानिस्तान जैसी हालत होती है वहां आता है? बताइए ना मुझे कि भाई 4थे नंबर के हम जो है कैपिटल मार्केट में आज। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो है अनिल सिंघवी जी की रिपोर्ट देख रहा था। मुझे बताइए ना, ये बड़ी रिपोर्ट लेकर आए थे अनिल सिंघवी जी की रिपोर्ट, बताइए कि रिपोर्ट में क्या है। तो मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को जो चीजें हैं, दूसरी सबसे बड़ी चीजें हैं, आज मुझे बताइए भाई आप किस क्षेत्र में 80 लाख करोड़ रुपए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना भैया, उसके बाद भी आज खाद्यान्न जो है, पहले आपने खाद्यान्न क्या किए थे? इन्होंने कहा साहब आपने जो है उन पे बैन लगा रखा है। अरे भैया आपने जो है पहले जो है सस्ते में एक्सपोर्ट किया, महंगे में इंपोर्ट किया, ये कब तक की चली थी जो है गारंटियां हैं? लोगों ने बड़ा बना के पैसे कहां चले गए थे? ये यूरिया, और ये अभी बड़ी अजीब बात कर रहे थे कि यूरिया पे सब्सिडी। देखिए आप, यूरिया पे सॉरी GST है ना। अरे भाई यूरिया पे तो सब्सिडाइज्ड है, हर एक को पता है कि यूरिया सब्सिडाइज्ड है। 2700 रुपए का कट्टा जो है आप कितने में दे रहे हैं? हर एक को DAP जो है सब्सिडाइज्ड है ना। इसके बाद जो है कह रहा है कि GST, मतलब मैं कह रहा हूं ना, कोई चीज पढ़ के नहीं आनी और ये बात करनी। अब आप आइए आकर के मैं बताता हूं आपको। मुझे बताइए 34 लाख करोड़, अभी 7.5 लाख करोड़ की बड़ी बात कर रहे थे, है ना। 34 लाख करोड़ जो है सीधे गरीबों के खाते में हस्तांतरित किए कि नहीं किए? ये कहां से हुए भाई? 34 लाख करोड़ रुपया, जिसमें आज एक एक हिसाब है। इनके तो प्रधानमंत्री कहते थे, पुराने प्रधानमंत्री जो थे, कि भाई 1 रुपया भेजता हूं 85 पैसे गायब हो जाते हैं। यहाँ तो 34 लाख करोड़ का एक पैसा भी नीचे नहीं गया है। इनके उनके नहीं होते हैं। बात करें तो तरीके से करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं यही कर रहा हूं। अरे भाई मैं यही कर रहा हूं भाई इनकी पार्टी के थे ना, मैं यही कर रहा हूं। आप सुन जाइए ना मैडम, चिंता मत कीजिए आप, देखिए है ना। अब आप मुझे बताइए गांव में पहले क्या पोजीशन थी? घरों में 70% महिलाओं को घर मिल गए, तो क्या गलत हो गया क्या भाई? ये क्या विकास नहीं हुआ क्या? है ना। तीसरी बात आई है ना कि आज जो है 83,000 जो है महिला सहायता समूह हैं, जिनके अंदर 9 करोड़ जो है महिलाएं हैं। मुझे बताइए भाई 9 करोड़ लोगों को जो है सहायता मिल रही कि नहीं मिल रही? अपना उत्पादन बना के बेच रही कि नहीं बेच पा रही हैं? उनमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन बड़ी परेशानी है, क्योंकि क्यों है कि गवर्नेंस की तरह और जो है आज हर एक चीज जो है कागज के ऊपर क्यों है। आता हूं 78 लाखों को जो है स्ट्रीट वेंडरों को जो है ये मिलना, 22.5 करोड़ जो है मुद्रा लोन मिलना, 22.5 करोड़ मुद्रा लोन टोटल। मुझे बताइए 140 करोड़ में से 22.5 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन है। इसके बाद में लगातार देखिए 28% जो है महिलाएं जो हैं वो हायर एजुकेशन में पढ़ी हैं, और 25 करोड़ जो है गरीब जो थे उसकी श्रेणी से बाहर आकर के गरीबी से बाहर आ गए। मुझे बताइए क्या, मतलब जो चीजें हैं उन चीजों पे करना चाहिए। अब क्योंकि सबसे बड़ी चीजें हैं कि हम जो खर्च कर रहे हैं उनमें किसी भी चीज पर, आज मुझे बताइए डिफेंस की पोजीशन क्या थी? पंकज जी एक एक करके बात रखेंगे तो देखिए प्रतीक जी भी जवाब दे पाएंगे। जो है हम खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं, नहीं डिफेंस में आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं हम आज की डेट में। पब्लिक रिएक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए पब्लिक रिएक्शन भी, प्रतीक जी उसके बाद आपके पास आएंगे। चंद्रश्री, देखिए कि जाहिर तौर पर जो ये चर्चा तो बढ़ती रहेगी, लेकिन पब्लिक रिएक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये बजट जो है वो पब्लिक के लिए ही, आम जनता के लिए ही है। मेरे सहयोगी दामोदर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर का रुख कर लेते हैं और एक बार उनसे जान लेते हैं कि पब्लिक का क्या इस बार रिएक्शन आया। दामोदर, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अगर मैं बात करूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 42 बार शायद इस अंतरिम बजट को सुनाते वक्त, पढ़ते वक्त टैक्स शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन टैक्स में तो कुछ राहत दी ही नहीं। तो ऐसे में टैक्स में राहत के लिए क्या, जब पूर्ण बजट आएगा उस तक का इंतजार करना पड़ेगा उनको? बात कर लेते हैं, हमारे साथ जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं। सर आप बताएं, क्योंकि जहां टैक्स की बात की जाती है बजट में, और सीतारमण ने लगातार टैक्स से संबंधित बात की है, इस बार इस बजट में क्योंकि किस तरीके की जो अंतरिम बजट दिया गया है उसमें किस तरीके की राहत दी गई है इंडस्ट्रीज़ को लेकर, किस तरीके से आप देखते हो इस बजट को, क्या उम्मीदें थी?
उम्मीदें तो बहुत कुछ थी, लेकिन अंतरिम बजट को देखते हुए इन्होंने कोई टैक्स में रियायतें नहीं करी है। उम्मीद कर रहे थे कि इनकम टैक्स में 10 लाख तक की छूट करेंगे, लेकिन हो सकता है अंतरिम बजट में जगह नहीं करा कुछ भी। उम्मीद है कि व्यापारी हमेशा उम्मीद पर रहता है, इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि जून जुलाई में जो मेन बजट आएगा उसमें 10 लाख रुपए की छूट देंगे। आशा है, इसी व्यापारी आशा पर ही जिंदा रहता है हमेशा। देखिए, और भी हमारे साथ जो युवा विंग है उनसे बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री में किस तरीके से देखते हो इस बजट को, क्या उम्मीदें थी युवा, क्योंकि आप युवा विंग से भी हो और युवा भी हो। देखिए, बजट तो ये था नहीं, आज तो इंटरिम बजट था। अब जो आने वाला बजट है उसके लिए मैं भारत सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा। इस विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश भारत है, तो केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस देश की रीढ़ की हड्डी युवा है, उसके लिए उनके लिए स्पेशल पैकेजिंग स्टार्टअप में उनको करनी चाहिए। आज का बजट में एक सराहनीय कदम किया है मोदी जी ने कि 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को तकनीकी शिक्षा से स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करना है। तो 40 यूथ विंग में और 40 में तकरीबन 15,000 मेंबर है, जिनको हम 1 करोड़ 40 लाख वाली जो योजना है उनसे सरोबार करेंगे। उसके अलावा 40 यूथ विंग की आगामी जो योजना है उसमें हम एक 20 करोड़ रुपए का स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो उसके अलावा ये और हम एक कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार को युवाओं के लिए एक रियायतों का पिटारा खोलना चाहिए, जिससे कि देश में युवाओं के माध्यम से देश के आर्थिक योगदान में मदद मिले। रियायतों में जैसे टैक्स का है, इनकम टैक्स हो, और उसके अलावा जीएसटी के बेनिफिट्स हो, रियायती दर पर रिको के माध्यम से राजस्थान में रिको के माध्यम से उनको रियायत दर पे ज़मीन मिले, और उनको बिजली में, पानी में इनकी एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो फाइल्स का। टैक्स से किस तरीके से देखते हो उनको लेकर? देखिए, खास करके टैक्स को लेकर के जो डीजल पेट्रोल के अंदर रेट डिफरेंस है पूरे इंडिया में, एक तरफ तो हमारी सरकार कहती है एक देश एक टैक्स, लेकिन जिस भी स्टेट में जाते हैं कहीं पर 90 रुपये लीटर डीजल होता है, कहीं पर 95 रुपये होता है, कहीं पर 100 रुपये होता है। जबकि अभी चुनाव में पीछे केंद्र के करीब 10 से 15 मंत्री केंद्र गवर्नमेंट के आए, उन्होंने सब जगह घोषणा करी कि आप दोनों जगह डबल इंजन की सरकार बनाइए, आपको हर जगह डीजल और पेट्रोल में रियायत मिलेगी, 12 रुपये 15 रुपये का जो भी फर्क है वो पूरा बराबर कर देंगे। लेकिन डबल इंजन की सरकार भी बना दी, फिर भी गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। और ख़ास करके हमारे राजस्थान के सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि वो जो घोषणाएँ करी थी हमारे केंद्र के मंत्रियों ने, हमारी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्र के सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी ने, पेट्रोलियम मंत्री खुद बोल के गए थे हरदीप सिंह पुरी कि आपको 12 रुपये डीजल में कांग्रेस गवर्नमेंट फालतू ले रही है, वो हम कम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया अभी तक। और अब हो सकता है आगे वाले चुनाव में फिर ऐसे ही घोषणाएं करते रहते हैं, रेट कम करते नहीं है। तो रिक्वेस्ट है सभी से, केंद्र गवर्नमेंट से और राजस्थान गवर्नमेंट से, कि वो रेट कम करे और ट्रांसपोर्ट लाइन का कुछ व्यवसाय हम लोगों का चले। अब तो ठीक है दामोदर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ ऑडियो इशू हो गया है हर सेक्टर में। आज के बजट में राजस्थान को बहुत अच्छी उम्मीद है। डबल इंजन की सरकार की जो मांग थी, जो मतलब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बन गई है, और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार राजस्थान का नहीं पूरे देश का विकास होगा। और आज कई ऐसी अच्छी घोषणाएं की गई हैं, जैसे 3 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, युवाओं को लिए 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को जो है स्क्रिप्ट मतलब उनको दी जाएगी, उनको मत्स्य योजना के लिए स्कीम बनाई है, और नई इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए भी बात करी जा रही है। क्योंकि लेखानुदान था, बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद है कि 2047 का जो विज़न पेश किया गया है, आगामी चुनावों के बाद में जो नया बजट आएगा उसमें बहुत ही अच्छा विज़न होगा। इससे देश का चारों ओर तरक्की होगी और शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा विकास होगा। दामोदर, युवाओं को लेकर बात कर रहे थे आप, अभी उनसे बातचीत कर रहे थे, और युवाओं को लेकर खास करके इस बजट में देखिए हर किसी वर्ग को इस बजट से आशा थी। हालांकि ये पूर्ण बजट नहीं है, सभी जानते हैं अंतरिम बजट है और बातचीत हम इसी को लेकर कर रहे हैं। लेकिन अगर युवाओं को लेकर बात की जाए तो 1 करोड़ युवा को प्रशिक्षित किया गया, ये इसके लिए जो बजट तैयार किया गया है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरुआत की थी युवा को लेकर तो कहा था कि बहुत ज्यादा इनके लिए स्कोप होगा,
स्टार्टअप को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान देने की वाली बात की थी उन्होंने। युवा ज्यादा से ज्यादा नौकरी चाहता है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा, राजस्थान में भी और अगर बात की जाए पूरे देश में भी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या संतुष्टि मिली है युवाओं को लेकर इस अंतरिम बजट में, और आने वाला जो पूर्ण बजट है उसको लेकर क्या अंदाजा लग रहा है, आशंका लग रही है कि पूर्ण बजट में युवाओं के लिए खास तौर पर फोकस किया जाएगा? ठीक है दामोदर, कुछ ऑडियो इशू हो रहा है, ऑडियो इशू जो है उसको दुरुस्त कर लें, फिर आपके पास आते हैं। और ये जो सवाल है इसकी जानकारी तभी दीजिएगा ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम जी, जाहिर तौर पर इस बार देखिए अंतरिम बजट है, इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। कांग्रेस नाखुश है पूरी तरह से, ये जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए 3 प्रमुख आर्थिक जो है रेलवे कॉरिडोर बनाई जाएंगी, ये एक बड़ी घोषणा की है। तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। ये एक अच्छी जो है, ये भी एक अच्छी पहल है अगर अंतरिम बजट में आया तो। देखिए खुशबू जी, आपने ठीक कहा कि क्योंकि कॉरिडोर, हमारा भी एक कॉरिडोर निकल रहा है और ये कॉरिडोर का फायदा हमको होने वाला है। मुंबई और दिल्ली वाला जो है कॉरिडोर हमारे, और राजस्थान में 35% हिस्सा आता है। यदि उस तेजी से विकास होगा तो हम निश्चित रूप से, जिस प्रकार से बात प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जो हम पर्यटक की दृष्टि से राजस्थान विकसित हो सकता है, क्योंकि अब तक हम पर्यटक को मानते ही नहीं थे राजस्थान में कि भाई विकास की दृष्टि से किस प्रकार से होगा। अभी उप मुख्यमंत्री को ये चार्ज दिया गया है। और अभी देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति जब जयपुर आए थे तो हमारा पर्यटन विकसित होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस पे रोड शो करके कि जो हमारे को आने वाले समय में जिस प्रकार से सुविधाएं दी जानी चाहिए और जो कुछ होना चाहिए वो रोड मैप पे हम भी, क्योंकि अब देखिएगा 8 फरवरी को हम भी अंतरिम बजट लेके आएंगे और लेखा अनुदान लाएंगे। उसके बाद हम भी जुलाई में जो नया बजट केंद्र के साथ साथ लाने का प्रयास करेंगे, तो चहुमुखी विकास कैसे हो। और देखिए महिलाओं और बच्चों के लेकर के जिस प्रकार से विशेष ध्यान देकर के जो बात कही गई है, और लखपति दीदी वाली जो बात कही है कि वो उद्योग से अगर उनको जोड़ा जाएगा, जैसे हमारे यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर और की तरफ जो महिलाएं हैं और जो पर्यटक स्थल के पर काम करके अपना काम धंधा करके उनको पर्यटन उनका जो उत्पादित माल है अगर विदेश वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो हाँ उनको भी जोड़ा जा सकता है। और घरेलू पर्यटक स्थल कैसे विकसित हो, जिस प्रकार पेइंग गेस्ट कैसे बढ़े, इस पर प्लानिंग करने की जरूरत राजस्थान पे बहुत है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार का वातावरण अब है, डबल इंजन की सरकार जो बार बार कही जा रही है, तो निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हमको कुछ विशेष मिल पाएगा। क्योंकि अभी तो अंतरिम बजट है, इसमें तो कोई ज्यादा ऐसी बात कही नहीं गई है जिससे कि देखिए ये कोई लुभानी घोषणाओं के आधार पर लोकसभा चुनाव जीतने की इच्छा प्रकट नहीं की गई है। नहीं तो अभी इसमें भी बहुत सारी घोषणाएं की जा सकती थी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा नहीं किया गया। लेकिन ठोस चीजें कुछ दी गई है, उससे निश्चित रूप से हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत होकर के अगर हम आगे आने का यानी कि तसल्ली दी जा सकती थी, एक विजन दिया जा सकता था। जी ठीक है, आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहिए। देखिए अब हमारे साथ कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ बन गए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे प्रतिक्रिया लेंगे और पहली प्रतिक्रिया लेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं इस अंतरिम बजट को लेकर। तो देखिए